हम आपको उन 4 जवानों की कहानी बताना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया और आज पूरे देश को इन शहीदों को नमन करना चाहिए, इन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हम जानते हैं आप सब अपने अपने घर में होंगे या बाहर जहां भी आप होंगे, अपने मोबाइल फोन पर या किसी भी गैजेट पर आप हमें देख रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप हमारे देश के इन शहीद जवानों को जहां भी हैं इन्हें श्रद्धांजलि जरूर दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस देश के लिए और इस देश के 145 करोड़ लोगों के लिए दी है। इनमें 27 वर्ष के कैप्टन ब्रजेश थापा भी थे, जो आतंकवादियों के खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। और आज जब आप उनकी इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा किसी हीरो से कम नहीं थे, दिखते भी बिल्कुल हीरो जैसे ही थे। वो चाहते तो एक एक्टर बन सकते थे, वो चाहते तो मॉडलिंग कर सकते थे, वो चाहते तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते थे, एक यूट्यूबर बन सकते थे, अपने वीडियोस बना सकते थे, रील्स बना सकते थे या कुछ और करके बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने ये सब करने की बजाय भारतीय सेना को चुना और सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और इससे बड़ा त्याग कोई और हो नहीं सकता। कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता भी भारतीय सेना में कर्नल रह चुके हैं और उनका कहना है कि कैप्टन ब्रजेश थापा बचपन में अक्सर अपने पिता की यूनिफॉर्म पहनकर उनके घर में घूमा करते थे और कहते थे कि उन्हें भी अपने पिता की तरह एक दिन भारतीय सेना में जाना है। और सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए और आज सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहादत पर उनके माता पिता को गर्व है और उनके माता पिता ने कहा है कि वो भाग्यशाली हैं कि उनके पुत्र ने देश की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। सोचिए, शहीदों के परिवार और शहीदों के माता पिता आखिर किस मिट्टी के बने होते हैं कि जिस पिता को अपने 27 वर्ष के जवान बेटे की अर्थी को कंधा देना है, उस पिता का सीना अपने बेटे की शहादत पर शोक से नहीं बल्कि गर्व से भरा हुआ है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, सीखने वाली बात है। बोल ही रहा था कि मैं कैसे कैसे छुट्टी के लिए मैं यहाँ पे अभी तो जाने तो चाहिए ना, क्योंकि नहीं तो देश में कौन लड़ेगा फिर। आप हम लोग जैसे कहाँ बैठेंगे, है ना। उन लोग वहाँ पे बॉर्डर में बैठे हुए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए। नॉट ओनली मैं, सभी लोग, है ना। हमारा ये जवान भी इधर ऐसे होते हैं, देश के लिए अपनी जान देने के लिए रेडी होते हैं। तो अभी किसको बोल सकते हैं, उसका ड्यूटी था तो ही वॉज वेरी प्राउड। ऐसे भी नहीं कि मैं अभी वापस आऊँगा या कुछ, ऐसे भी नहीं। वॉज वेरी वेरी प्राउड। ही लाइक्ड इट ऑल्सो। पहले उसको हमने बोला था कि अम्बाला में तुम्हारा अच्छा था। अम्बाला में तो उसको पीस स्टेशन था, अम्बाला में वो एडी का है वो, तो उसको यहाँ पे 10 RR में उसको डिप्यूटेशन के लिए भेजा था उसको ना, 2 साल के लिए। तो उसको मैंने 1-2 बार उसको पूछा भी था, तो मला अम्बाला ठीक था, पर तुम इधर ऐसे आ गए। नहीं मम्मी यहाँ पे बहुत, यहाँ अच्छा है बोलते थे, यहाँ पे अच्छा है करके बोलते थे। यहाँ पे मतलब उनको लगता है ना कि अभी तो 26-27 के था वो, 26 प्लस का था, तो कुछ मतलब देश के लिए करेंगे, वो जो जुनून होता है वो ना। वो जो है वो हमेशा बोलता था कि मैं क्या अपने आप जैसे ही मैंने जाना। जब हम गाड़ी में भी चलते थे तो हमारा जो फौजी गाड़ी में मैं आगे बैठता था और पीछे बैठते थे बच्चे थे, तो वो बोलता था किसी दिन मैं भी आगे के उसमें सीट में बैठूंगा करके बोलते थे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट छोटे से फौज में और देश के लिए लड़ना था। तो उन्होंने अपना कभी वो ऐसे डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं, और हमेशा जो है वो जो भी काम था वो अपना ठीक ठाक करता था और जो भी बोला वो सही करता था। और ये कि जैसे छोटे से ही उसको हमने बताया भी था, अगर आर्मी में नहीं जाना किसी और, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग कर रखा है,
बीटेक किया हुआ है। तो उन्होंने बोला था, लेकिन वो बोला नहीं नहीं मैंने आर्मी में ही जाना है। तो हमेशा मेरा भी कोई आर्मी का जैसे जैकेट वगैरह है वो भी लगा के वो घूमते थे। हाँ, वो एक तो शौक था इसीलिए। तो ब्रजेश थापा के पिता को अभी आपने देखा, उन्होंने बीटेक की हुई थी। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना को चुना। एक आपने खास बात देखी होगी कि कैप्टन ब्रजेश थापा के जो माता पिता हैं, जिन्हें अभी आपने देखा, उन्हें दुख तो बहुत है अपने बेटे के जाने का, लेकिन साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने पूरे देश को किस हिम्मत के साथ ये बताया है कि जो कुछ हुआ है उन्हें इस बात का गर्व है। बेटा तो उनका चला गया, इससे बड़ा नुकसान किसी भी माता पिता के लिए और क्या हो सकता है, किसी भी पिता के लिए क्या हो सकता है। और देखिए, जो ब्रजेश थापा को अगर आप देखेंगे तो कितने हैंडसम युवा हैं, और किसी भी माता पिता के लिए 27 साल की उम्र में अगर ऐसा उनका बेटा उनसे बिछड़ जाए हमेशा के लिए, और ऐसा जाए कि दोबारा वापस ना आए, तो आप सोच सकते हैं कि माता पिता का क्या हाल होगा। लेकिन ये फौजी के माता पिता हैं, जिसमें से पिता खुद भी फौजी हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि कितने कंपोज्ड हैं। ये जानते हैं कि जो कि ये बात बोलेंगे उसका पूरे देश पर असर पड़ेगा। आंसू तो बह रहे हैं, लेकिन एक मजबूती, एक मां के दिल की जो मजबूती होती है, एक पिता की जो मजबूती होती है, वो भी आपको देखने को मिली होगी। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि फौजियों के जो परिवार होते हैं वो अलग मिट्टी के बने होते हैं, और फौजियों के परिवार की हमेशा आपको इज्जत करनी चाहिए। इसी मुठभेड़ में नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र सिंह और सिपाही अजय सिंह भी शहीद हुए हैं। इनमें सिपाही अजय सिंह सिर्फ 26 वर्ष के थे, और उनके परिवार के मुताबिक सिर्फ 3 दिन बाद वो छुट्टियां लेकर राजस्थान में अपने घर लौटने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही वो देश के लिए शहीद हो गए, और अपने पीछे अपने बूढ़े माता पिता और अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं, जो अब इस पूरे देश की जिम्मेदारी है। इसी तरह की कहानी शहीद ब्रजेंद्र सिंह की है, जो 5 दिन बाद छुट्टियों पर अपने घर आने वाले थे, लेकिन उनकी छुट्टियां रद्द हो गई, और शहीद ब्रजेंद्र सिंह भी अपने पीछे अपना पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, जिनमें उनका एक बेटा सिर्फ 4 साल का है और दूसरा बेटा सिर्फ 1 साल का है। और सोचिए, इन जवानों का भी एक हंसता खेलता परिवार था, और बूढ़े माता पिता थे, लेकिन जब देश की बात आई तो इन जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया, आहुति दे दी। और कहते हैं कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, ये शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। तो हमारे वीर जवान ऐसे ही होते हैं, जिन्हें आज आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के पास और बहुत सारे काम होंगे जो आपके लिए बड़े जरूरी काम होंगे। बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं मनोरंजन के लिए। हो सकता है आपको आज की ये खबर थोड़ी बोरिंग लग रही हो, लेकिन यह आपका कर्तव्य है कि आप आज इन शहीदों के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, इन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए, और यह सोचकर रखिए कि इनके परिवार आपकी और पूरे देश की जिम्मेदारी है। बहुत ही सेंस शक्ति वाला लड़का था, बहुत ही होनहार, सबसे मिलनसार लड़का था। 2018 में राजपूत रेजिमेंट में उन्होंने ट्रेनिंग किया, 6 राजपूत में पोस्टिंग गए। उसके बाद में अभी 10 RR राष्ट्रीय राइफल में डोडा में पोस्टिंग था, और सर्च ऑपरेशन के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुआ। आज हमारे गांव को, जिले को इस चीज़ का सबसे बड़ा गर्व है कि उन्होंने गांव समाज के लिए आज प्राणों की आहुति दी। हम इस चीज़ को बहुत बड़ा गर्व मानते हैं।
अब पूरी कहानी सुनिए और ये देखिए कि जम्मू के डोडा जिले में ये एनकाउंटर आतंकवादियों के साथ कैसे हुआ और हमारे इन बहादुर जवानों की जान कैसे गई। भारतीय सेना के मुताबिक डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर डेसा के घने जंगलों में उसे 4 से 5 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद सेना ने इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन को शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा खुद लीड कर रहे थे। रात को करीब 9 बजे सेना के जवानों ने उस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया जहां इन आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली और हमारे जवान आतंकवादियों के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन इसी दौरान आतंकवादियों ने सेना के घेरे को तोड़ने के लिए रात के अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इस मुठभेड़ की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है और यह वही आतंकवादी संगठन है जो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है, लेकिन इसके नाम में कहीं भी किसी धर्म से जुड़ा कोई शब्द नहीं आता। और इस संगठन को बनाया ही इसलिए गया है ताकि जैश अपनी दुकान कश्मीर टाइगर्स के नाम से चला सके और इसे धर्म की पहचान से अलग रख सके, इसे कश्मीर की पहचान के साथ जोड़ सके और पाकिस्तान की पहचान के साथ इसे अलग कर सके। इसलिए जब आप इस नाम को सुनेंगे कश्मीर टाइगर्स, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है और जैश जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों से भी कोई संबंध नहीं है और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कश्मीर के युवाओं ने ही, वहीं के कुछ क्रांतिकारियों ने इस संगठन को बनाया है। ये कश्मीर का पहला ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसमें धर्म से हटकर कश्मीर की क्षेत्रीय पहचान पर अपना पूरा ध्यान लगाया गया है। और पिछले कुछ महीनों में जम्मू में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उन सभी हमलों के पीछे सिर्फ एक आतंकवादी संगठन का नाम आया और वो आतंकवादी संगठन यही है कश्मीर टाइगर्स। नाम पर मत जाइए, इसका नाम जरूर कश्मीर टाइगर्स है, लेकिन ये पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, पाकिस्तान से संचालित होता है, भर्ती पाकिस्तान में होती है, ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है, पैसा पाकिस्तान से आता है, हथियार पाकिस्तान से आता है। सिर्फ इस कंपनी का नाम इन्होंने कश्मीर टाइगर्स रख दिया है। और आज भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिससे पता चलता है कि इस समय भी जम्मू में पाकिस्तान से आए 40 से 50 ट्रेंड आतंकवादी छिपे हुए हैं और भारतीय सेना बड़े पैमाने पर इन आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है, इन्हें ढूंढ रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और सेना के आने से पहले ही ये आतंकवादी अपने ठिकाने बदल लेते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में कुछ लोकल लोग, स्थानीय लोग इन आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, इनके संगठन के लिए काम करते हैं, इस देश के साथ, हमारे साथ गद्दारी करते हैं और पैसा पाकिस्तान से पाते हैं। इसलिए सेना या पुलिस जब भी अपना कोई ऑपरेशन लॉन्च करती है, इन आतंकवादियों को स्थानीय लोगों के जरिए, इनके मुखबिरों के जरिए पहले से खबर हो जाती है। इसलिए आज हमारे देश को आतंकवादियों से भी बड़ी चुनौती अपने ही देश में रह रहे गद्दारों से मिल रही है। और वो गद्दार जो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के पासपोर्ट पर जीते हैं, इसी देश का राशन कार्ड है, इसी देश का आधार कार्ड है, लेकिन इसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है। तो बड़ी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर में लगातार इस समय आतंकवादियों के हमले चल रहे हैं और जब से मोदी सरकार का ये जो तीसरा टर्म शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक आतंकवादी हमलों में लगातार वृद्धि हो रही है और इस तरह के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी बात यह है कि पहले हमले हुआ करते थे कश्मीर घाटी के आसपास, लेकिन अब ये पिछले 1 महीने से सारे हमले जम्मू के इलाके में हो रहे हैं, जम्मू के आसपास हो रहे हैं। यानी आतंकवादियों ने अपना ठिकाना कश्मीर घाटी से हटाकर अब जम्मू के इलाके में कर दिया है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन आज एक सवाल हमें यह भी पूछना होगा कि हमारे देश के ये युवा जो अपने पीछे अपने परिवारों को छोड़ गए हैं, जो बड़े बड़े सपने लेकर भारतीय सेना में आए थे, देश की रक्षा तो वो करना चाहते ही थे, वीर थे, उनका कर्तव्य था, लेकिन क्या हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता कि हम इन्हें बचा सकें? हमारा कर्तव्य क्या ये नहीं बनता कि इनके सपने भी पूरे हो सकें, ये भी सकुशल अपने घर छुट्टियों पर जा सकें, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा
और हमारे जो वीर जवान हैं, जिन पर उनके माता पिता 20 से 25 साल अपना समय, अपना पैसा, अपने सपने सब कुछ लगा देते हैं एक बच्चे को पालने पोसने में, फिर उसे भारतीय सेना में भेजते हैं। फिर भारतीय सेना लाखों रुपए लगाती है उस सैनिक को ट्रेन करने में, उसे एक एसेट बनाने में, उसे एक वीर सैनिक में तब्दील करने में। कितनी मेहनत है। पहले 20 साल 25 साल माता पिता मेहनत करते हैं, उसके बाद भारतीय सेना मेहनत करती है, हमारी सरकार मेहनत करती है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेहनत करता है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें एक्सपर्ट बनाया जाता है, और फिर एक 10 दिन या 15 दिन की ट्रेनिंग पाए हुए आतंकवादी आता है और इन पर अंधाधुंध गोली मारकर भाग जाता है या फिर खुद भी एनकाउंटर में मारा जाता है। आतंकवादियों का कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे देश की इतनी बड़ी पूंजी, हमारी इतनी बड़ी संपत्ति, हमारे इतने कीमती जवान शहीद हो जाते हैं। इसलिए हम चुपचाप बैठे बैठे ये सब होते हुए नहीं देख सकते और हमें देखना भी नहीं चाहिए। और इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि भारत की सरकार को इसका कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान से इस बारे में हम बात तो नहीं करते, लेकिन जिस भाषा में पाकिस्तान को बात समझ में आती है, जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है, उसी भाषा में भारत को जवाब अब देना चाहिए। अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता।